हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 12 मिनट्स टू क्लैक। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर से डिस्कस करेंगे। तो आई एम श्योर कि आपने पहले दो एपिसोड्स देखे होंगे, आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी इन दोज एपिसोड्स। आज की क्लास में विल मूव ऑन टू द थर्ड एपिसोड इन द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर हम फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत करेंगे। सो मैंने लास्ट क्लास में व्हेन वी हैड एंडेड द क्लास वी डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने हैं कभी भी, those fundamental rights are only enforceable against the state. You cannot enforce it generally against a private body. Now, what are those fundamental rights? What is actually a law? ये सब चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. So we will take about 3 to 4 classes to complete fundamental rights properly. मैं कोशिश करूंगा कि 3 क्लासेस में तो हो ही जाए. एंड वी विल कंप्लीट इट इन जितना डिटेल चाहिए उतना, ठीक है, बिना बात का अननेसेसरीली ये नहीं उसको खेचे जा रहे ऐसा नहीं करेंगे। जितना ब्रीफ आपको डिटेल चाहिए उतना ब्रीफ रखेंगे। दैट इज व्हाई यू हैव 12 मिनट्स टू क्लैट, ताकि हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते। वी वांट टू कीप इट एज ब्रीफ एज पॉसिबल फॉर यू। तो यहां पर भी एक ब्रीफ क्लास करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे दो बड़े फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। इनकी बात हम आज की क्लास में करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अपनी नोटबुक्स तैयार रखना, मेक योर ओन नोट्स, दैट विल हेल्प यू। बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है ना कि बार बार आप इन सेशंस को देखते रहो। एक बार देखो, अच्छे नोट्स बना लो, फिर अपने नोट्स पढ़ लो, कम समय में आपका हो जाएगा। और नोट्स बताने से क्या होता है कि हम लोग एक बार सबकॉन्शियसली चीजों को याद भी कर लेते हैं, है ना। तो इट विल ऑब्वियसली लाइक आपके फीड हो जाएगा दिमाग में अपने आप। चलो, सो द फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई लॉ क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली अ लॉ। हम लोग कितनी बार बात करते हैं ना, सब लोग को लॉयर बनना है, एवरीबॉडी वांट टू परस्यू लॉ। लॉ है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में दे रखा है कि लॉ होता क्या है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें 4 कैटेगरीज बनी हुई है। पहला है, अगर कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो, है ना, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। पार्लियामेंट के साथ साथ इसमें आप स्टेट लेजिस्लेचर को भी ऐड कर सकते हो कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई लॉ बनाया है तो उसको लॉ बोलेंगे। कोई एक्ट पास किया है, कुछ किया है, तो वो लॉ है। सिमिलरली अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस पास करते हैं, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि एक टेम्पररी लॉ। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, पार्लियामेंट की वेकेशन होती है, तो कभी कभी हमको कुछ लॉ चाहिए होता है फॉर इमरजेंसी पर्पस, कि भाई उसको उसी टाइम पास करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट और गवर्नर के पास ये पावर होती है और इसको 6 महीने के अंदर अंदर यू हैव टू फाइनलाइज इट इनटू अ एक्ट। तो लेकिन एक बार जब ऑर्डिनेंस आता है तो उसकी एक्ट जितनी ही पावर होती है उस समय, राइट, तो उसको भी लॉ माना गया है। उसके अलावा अगर कोई भी रूल, ऑर्डर, नोटिफिकेशन सरकार लेकर आती है, ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड अंडर अ लॉ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड आया था, तो कोविड में क्या हो गया कि हर जगह लॉकडाउन लग गया। वाई ड्यूरिंग द लॉकडाउन व्हाट हैपेंड वाज द ट्रक्स, ट्रेन तो फिर भी थोड़ी बहुत चल रही थी, जो गुड्स ट्रेन थी, खासकर जो रोड ट्रांसपोर्ट था ना, वो इंटर स्टेट मूव नहीं कर पा रहा था। सो बहुत लोगों की ऐसी चीजें थी दैट दे हैड टू सेंड फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, उनके ऑर्डर्स आए हुए थे, राइट। लेकिन नोटिफिकेशन आया सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने ये बोला कि अगर आप वो सामान नहीं पहुंचा पाओगे, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वी अंडरस्टैंड ये सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप वो नहीं पहुंचा पा रहे बिकॉज ऑफ सर्टेन लॉकडाउन दैट हैव बीन इम्पोज्ड। तो ये जो नोटिफिकेशन आते हैं ना, कुछ कुछ चीजें क्लैरिफाई करने के लिए, ऑल ऑफ दीज हैव द पर्पस और यू कुड से द फोर्स ऑफ लॉ। लास्ट थिंग इज यूजेज एंड कस्टम। अब इंडिया में बहुत आपको ये समझना पड़ेगा दैट वी आर अ वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री। तो डाइवर्सिफाई होने का फायदा भी है, नुकसान भी ये है कि हम लोगों के बहुत सारे कस्टम है जो कई बार लॉ में नहीं आते। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तमिलनाडु में एक गेम खेला जाता है विच इज कॉल्ड जलीकट्टू, ठीक है। अब वो जलीकट्टू इतना ज्यादा जो कुछ से एक तरीके का गेम है जहां पर कई बार ऐसा देखा गया है कि वो बुल फाइट टाइप होती है, तो बुल्स कई बार मर जाती है, उनके चोट लग जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार उसको बैन कर दिया था, लेकिन आगे जाकर पता चला कि ये तो कस्टम है क्या वहां का, है ना। तो कस्टम के चलते उसको वापस से चलाया गया। लेकिन कस्टम इतना ज्यादा इलीगल या इमोरल ना हो। जैसे एक कस्टम की अगर हम बात करें, तो अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो वहां पर एक ट्रिपल तलाक करके कस्टम होता है, और होता था बोल सकते हैं अब इंडिया में। तो उसमें क्या होता था कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है तो वो 3 बार तलाक 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 बोलेगा और डिवोर्स हो जाएगा। तो ये कस्टम था, है ना। तो उन लोगों ने कहा कि भाई कस्टम है तो ये लॉ बन गया है ना। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये कस्टम बहुत ज्यादा इमोरल है, ये जो विमेन है उसके फंडामेंटल राइट्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, एंड एज ए रिजल्ट हम उसको हटा रहे हैं। तो कस्टम और यूजेस तभी एप्लीकेबल होते हैं जब वो ब्लेटेंटली फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ही ना हो, एंड दिस इज फॉर एनी लॉ फॉर दैट मैटर। आज पार्लियामेंट कोई लॉ पास करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ पास करेगा, आप इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके हटवा सकते हो, बिकॉज इट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, उस लॉ को हटा दिया जाएगा,
ठीक है, दैट इज वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉ होता क्या है पहले तो, ताकि क्योंकि आप इसी पे फंडामेंटल राइट क्लेम करोगे ना। चलो अब चलते हैं कि फंडामेंटल राइट है क्या। सो फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ठीक है, विच इज राइट टू इक्वालिटी। ये 14 से शुरू होता है और 18 तक जाता है, ठीक है। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट। अब ये क्या बात करता है, राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 है ना, वो दो कॉन्सेप्ट्स की बात करता है, राइट। इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब आप बोलोगे ये तो सेम बात ही है, व्हाट इज डिफरेंट अबाउट इट, है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो एक ही बात है। तो ये ना दोनों एक्चुअली अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर मैं आपसे इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करूं तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, ये यूके का कॉन्सेप्ट है, राइट। और अगर मैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करूं तो ये यूएस का कॉन्सेप्ट है। सो दीज आर टू वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एक यूके का कॉन्सेप्ट है और एक यूएस का कॉन्सेप्ट है, राइट। सो यहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये मतलब है कि हर एक नागरिक, एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ये मूवीज ने हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग खराब कर रखी है। हम जब ये वाली फोटो देखते हैं ना हमेशा, तो हम सोचते हैं कि इसका मतलब है अंधा कानून, है ना, कि भाई कानून को कुछ नहीं दिखता है एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन इसका एक्चुअल मतलब है कि कानून ने अपने आंखों के आगे पट्टी इसलिए बांध रखी है कि वो कभी भी लोगों में डिफरेंशिएट नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, पोजीशन, यू नो, कुछ भी कोई रीजन नहीं हो सकता। तो आज अगर प्राइम मिनिस्टर भी खड़े हैं कोर्ट ऑफ लॉ में और कोई एक नॉर्मल, कह सकते हो कि एक पुअर मैन खड़ा है देश का, they will be considered at the same pedestal when it comes to application of laws. So everybody in the country is equal before law. इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे अगर हम इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करें, गवर्नर की बात करें, तो उन लोगों पर क्रिमिनल केस नहीं हो सकते, तो उनको इम्यूनिटी दी जाती है, बट वही दो एक्सेप्शंस है, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट। तो ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है जो बोलते हैं कि एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, हर आदमी इक्वल है ना। द लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है तो इसको अलग से ट्रीट करें, नहीं, हर आदमी इक्वल है। इट इज अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, राइट। हम लोगों ने, अगर आपने जॉली एलएलबी देखी तो उसमें वो बोलते हैं ना कि भाई कोर्ट्स में काफी समय लग जाता है कोई भी रिजल्ट आने में, है ना, लेकिन फिर भी आज तक भी अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो सबसे पहले वो आदमी यही बोलता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट। वो क्यों बोलता है? क्योंकि हर आदमी इक्वल है कोर्ट के सामने। अगर आप कोर्ट में चले गए तो कोर्ट आपका केस मेरिट पे सुनेगा, वो इस बेसिस पे नहीं सुनेगा कि आपका स्टेटस क्या है और आप क्या करते हो और क्या करते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोर्ट को, राइट। नाउ मूविंग अहेड, द सेकंड कॉन्सेप्ट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है दैट एवरीबडी मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपके सर्कमस्टांसेस भी इक्वल होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट आर इक्वल सर्कमस्टांसेस? आप जैसे देखोगे इंडिया में पर्टिकुलरली अगर हम टैक्स सिस्टम की बात करें तो टैक्स सिस्टम लगता है आपकी इनकम से रिलेटेड। अगर आप इंडिया में मान लो 7 लाख रुपए कमाते हो तो आप पर एक अलग टैक्स लगेगा पर एनम, अगर 7 लाख रुपए कमाते हो। और अगर आप 20 लाख रुपए कमाते हो तो आप पर एक अलग टैक्स लगेगा। अब इसमें आर्ग्यू करने वाला ये आर्ग्यू कर सकता है कि भाई हम तो एक इक्वल कंट्री में रहते हैं, हमें तो राइट टू इक्वालिटी की बात करी गई है, तो इस आदमी पर कम टैक्स क्यों और इस आदमी पर ज्यादा टैक्स क्यों, है ना। ये आदमी बोलेगा कि भाई मैं तो अपनी मेहनत से कमा रहा हूं 20 लाख रुपए, तो आप मुझे ज्यादा टैक्स क्यों कर रहे हो। एज पर लॉ, विच इज दिस अमेरिकन कॉन्सेप्ट कॉल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यहां पर अगर आप इक्वल सर्कमस्टांसेस में हो ना तो आपको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। यहां पर टैक्सेशन के पर्पस के लिए आपके सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं। 7 लाख वाले बंदे पर आप 30% टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि उसकी इनकम पहले ही कम है, बट 20 लाख वाले पे लगा सकते हो बिकॉज एज पर दिस लॉ योर सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट। जब हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ देखा था तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या होता है कि इवन तो आपके सर्कमस्टांसेस अलग अलग है, जब लॉ आपकी सुनवाई होगी वहां पे, राइट, तो वो सेम लेवल पर करके होगी। लेकिन यहां पर ऐसा है कि जब कोई लॉ बनती है, जैसे मैंने आपको टैक्स का वो दिया एग्जाम्पल, है ना, इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है हमारा कि भाई 5%, 10%, 30% तक जाता है, राइट। तो वहां पर 30% लगेगा ऑन समबडी इज अर्निंग 20 लाख बिकॉज वो आदमी एक अलग सर्कमस्टांस में है, राइट। तो ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है कि इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली, और यहां पर इन दोनों लोगों को इक्वल्स नहीं माना गया है। दीज पीपल हैव नॉट बीन कंसिडर्ड इक्वल्स। मतलब देखो, वो नागरिक हैं, बोथ ऑफ देम आर सिटीजंस, बोथ ऑफ देम आर इक्वल्स, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर इनकम दे आर नॉट इक्वल्स। तो इसीलिए वो टैक्सेशन वाला जो लॉ है ना, उसमें उनमें डिफरेंशिएशन किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों लोग कोर्ट चले गए तो उनको अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, नहीं।
कोर्ट में कोई जनरल इनका केस हुआ तो इनको सेम ही ट्रीट किया जाएगा, बट टैक्सेशन लॉ में इनको अलग अलग ट्रीट किया जाएगा क्योंकि उस टैक्सेशन लॉ के लिए ये सेम नहीं है, राइट। तो ये दो डिफरेंस है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। नाउ वी मूव ऑन टू आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बात करता है किसी भी तरीके का प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी को, वो सॉरी डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है वो। जैसे ये बोलता है कि नो सिटीजन, मतलब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। ये अगर कोई बाहर से फॉरेनर आता है, इंडिया में रेजिडेंट है वो, उस पर एप्लीकेबल नहीं है, राइट। शैल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजियन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स और एनी ऑफ देम शैल बी सब्जेक्ट टू एनी लायबिलिटी, ठीक है, और डिसेबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन इन एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, एक्सेस टू पब्लिक टैंक, वेल, घाट एंड सो ऑन। तो यहां पर जो भी जनरल पब्लिक यूज की चीजें हैं, आपने कभी बाहर बोर्ड लगा हुआ देखा है कि भाई इस पर्टिकुलर पार्क में सिर्फ लड़के जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती, या फिर सिर्फ यू कुड से इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग जा सकते हैं, इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जा सकते हैं? हमने कभी ऐसा नहीं देखा, है ना। तो अगर ये किया जाएगा, अगर आपका इन बेसिस पर कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, रेस, सेक्स के बेसिस पर अगर आपको एक पब्लिक प्लेस में एंट्री नहीं दी जाएगी, देन इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो जो पब्लिक प्लेस हो गए, टैंक्स वगैरह हो गए, ये गांव में ज्यादा होता है थोड़ा आजकल कि वो हम लोग थोड़ी सी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं। अनटचेबिलिटी के लिए ऑल दो सेक्शन अलग है, मैं आपको आगे जाके वो डिस्कस करूंगा, अलग अलग आर्टिकल है उसके लिए। अब आप लोग कई बार बोलोगे कि लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर पर्टिकुलर लोगों के लिए लॉज बनाए जाते हैं। जैसे आप देखो इंडिया में क्या होता है, एवरीबडी इज नॉट इक्वल, है ना। इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम भी क्यों आया है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनको हिस्टोरिकली काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया था, एंड सिंस दे वर डिस्क्रिमिनेटेड हिस्टोरिकली, दे वर नॉट एट द सेम पेडेस्टल व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटीज दैट दे गेट, है ना। उनको बराबर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं। तो एज ए रिजल्ट कुछ कैटेगरीज आइडेंटिफाई करी गई इस पर्टिकुलर केस में, जो विमेन, चिल्ड्रन और बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड फॉर दीज 3 क्लासेस, राइट। तो ये डिसएडवांटेज कम्युनिटी माना जाता है विमेन, चिल्ड्रन और बैकवर्ड क्लासेस को। तो इस आर्टिकल को फोरगो करते हुए, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट इसको एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना गया है, ठीक है। फॉर अपलिफ्टिंग सर्टेन क्लास और यू कुड से कम्युनिटीज ऑफ पीपल इन द कंट्री इज कंसिडर्ड अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन कई बार किया जाता है। अब रिजर्वेशन लेकिन एग्जैक्टली इस आर्टिकल में नहीं आता, रिजर्वेशन आता है अगले आर्टिकल में, विच इज आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 भी देखो मोर और लेस सेम बात कर रहा है, बट ये बात कर रहा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से। आप देखते हो ना जनरली, जैसे हम कॉलेजेस में जाते हैं तो वहां पर रिजर्वेशन होता है, फिर अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो वहां पर रिजर्वेशन होता है, गवर्नमेंट में अगर आपके प्रमोशन होते हैं तो वहां भी रिजर्वेशन होता है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज गवर्नमेंट का ऐसा मानना है that there are certain people who did not get the requisite opportunities that somebody, we could say somebody else from a general category got, okay। तो इसीलिए 16 प्रोवाइड करता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन स्टेट सर्विस। स्टेट का सर्विस है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है, सरकारी नौकरी, राइट। तो नो सिटीजन, अगेन दिस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन सिटीजंस, shall be discriminated against matters of public employment on the grounds of race, religion, caste, sex, place of birth और डिसेंट और रेजिडेंस। आपको ये नहीं बोला जा सकता कि नहीं भाई तुम तो ना मणिपुर में रहते हो तो तुम्हें हम तेलंगाना में नौकरी नहीं देंगे, इसका कोई सेंस ही नहीं है। सरकारी नौकरियों में ऐसा नहीं किया जा सकता है, राइट। अगर आप मेरिट के बेसिस पे दे रहे हो, इंसान मेरिट क्लियर कर रहा है, आपको देनी पड़ेगी। अगर आप रिजर्वेशन के बेसिस पे दे रहे हो, रिजर्वेशन वाली मेरिट क्लियर कर रहा है, आपको देनी पड़ेगी, राइट। तो दैट इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां पर तो अगर आप स्टार्टिंग में देखो तो यहां पर लिखा है नो सिटीजन, कर ही नहीं सकता कोई। तो उसके लिए फिर से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है कि जो हमारा स्पेशल प्रोविजन है ना फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इस बैकवर्ड क्लास को एक नाम दिया गया है विच इज SEBC। दिस इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं ना, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये प्रोविजंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 और 16 में डिफरेंस समझना। 16 पर्टिकुलरली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेक्टर जैसे आप कई बार देखते हो कि विमेन के लिए भी रिजर्वेशन होते हैं, है ना। कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज जो सिर्फ विमेन के लिए ही बने, राइट। तो उनको इसीलिए किया जाता है बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में आप कुछ से उनको एक डिसएडवांटेज सोसाइटी बता रहे हो, डिसएडवांटेज पार्ट ऑफ जो कुछ सोसाइटी बता रहे हो, उनको अपलिफ्ट करना चाहते हो आप, राइट। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू हियर।
नाउ इसके दो आर्टिकल्स और है जो बहुत आसान है। पहला है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसको आसान भाषा में बोलते हैं छुआछूत की प्रॉब्लम होती है इंडिया में, है ना, कि बहुत ज्यादा लोअर कास्ट वाले लोगों को ऐसा अनटचेबल माना जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। और ये पास्ट में ज्यादा थी, अभी थोड़ी कम है, बट फिर भी है। बट ये एक फंडामेंटल राइट है कि आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को हर तरह से खत्म कर दोगे। ठीक है, ऑल फॉर्म्स में आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को खत्म कर दोगे, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। इंडिया में कई सारे लॉज बने हुए हैं। वी हैव द अनटचेबिलिटी एक्ट ऑफ 1955 जो इस प्रैक्टिस को क्लियरली पनिशेबल ऑफेंस बताता है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा हो सकती है, राइट। सो नोबडी शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ कास्टलेस सोसाइटी इन इंडिया। कास्टलेस का मतलब है कास्ट तो सबकी होगी, बट कास्ट के बेसिस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट मत करो, है ना। इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप किसी को कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो इसीलिए इट प्रिस्क्राइब्स पेनल्टीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी दैट अराइज आउट ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है ना, 2 साल तक की आपको सजा हो सकती है अगर आप किसी को अनटचेबिलिटी, किसी के कास्ट पर, किसी के पर्टिकुलर कुछ ऐसी कुछ चीज पर कमेंट करते हो या फिर कुछ बोलते हो या फिर कुछ लिखते हो, है ना। नाउ द लास्ट वन इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब टाइटल पता है क्या होता है? जैसे पुराने जमाने में लोगों को महाराजा, किंग, राय बहादुर, है ना, ब्रिटिश कुछ टाइटल दिया करते थे। अभी भी क्या होता है कि जैसे कई सारे बड़े बड़े कुछ से इंडिया के लेजेंड्स हैं, है ना, अपनी अपनी फील्ड्स में, तो कोई दूसरी कंट्री आपको टाइटल दे सकती है। जैसे ब्रिटेन का एक टाइटल होता है, सर बोलते हैं वो, है ना, नाइटहुड बोलते हैं उसको, नाइटहुड मिलता है तो आपके नाम के आगे सर लग जाता है, राइट। अगर वो सचिन को फॉर एग्जांपल मिलेगा तो सर सचिन तेंदुलकर हो जाता है। वो सारे टाइटल्स यूज करना इंडिया में अलाउड नहीं है। इंडिया में आपसे एकेडमिक टाइटल्स यूज कर सकते हो या फिर कुछ अवार्ड वाले टाइटल यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। एकेडमिक टाइटल्स या मिलिट्री टाइटल्स आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो ब्रिटिश नाइटहुड हुआ, आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते इंडिया में। आप देखोगे, अब आप बोलोगे कि सर एक वो सर रविंद्र जडेजा तो है, वो सर रविंद्र जडेजा कोई नाइटहुड वाला टाइटल नहीं है, वो तो लोगों ने उनको बना दिया ऐसे ही, है ना, वो तो सोशल मीडिया के लिए है। बट ऑफिशियली स्पीकिंग यू कांट पुट सर, राय बहादुर, किंग, महाराजा एंड ऑल ऑफ दैट इन फ्रंट ऑफ योर नेम्स, ठीक है, वो नहीं आप कर सकते। अब किसी का नाम ही कुछ इस टाइप का हो कि भाई राजा, राजकुमार, तो बात अलग है, अदरवाइज इसको टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। जैसे देखो राय बहादुर, खान बहादुर, ये सब ब्रिटिश टाइटल्स थे जो उस समय हमें दिए गए थे इंडिया में, अब खत्म हो गए, ब्रिटिश इंडिया में था वो, राइट। अब लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लो लेट्स टॉक अबाउट पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, या फिर आपको कुछ मिलिट्री टाइटल्स मिले, परमवीर चक्र, है ना, वीरता चक्र का आपको कुछ ऐसा कुछ मिला है, या फिर आप कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, तो लॉयर के आगे एडवोकेट लगता है, डॉक्टर के आगे डॉक्टर लग जाता है। तो वो सारे एकेडमिक टाइटल्स और ये मिलिट्री टाइटल्स और इस टाइप के टाइटल्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सचिन तेंदुलकर कैन बी कॉल्ड भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, दैट इज नॉट एन इशू, राइट। लेकिन वो कोई भी ऐसा टाइटल नहीं यूज करेगा खान बहादुर, राय बहादुर, चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ देश में, बिकॉज हमको इक्वालिटी चाहिए, ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है, ठीक है। तो हम सारे इक्वल लोग हैं, कोई यहां पर खान बहादुर, राय बहादुर या महाराजा नहीं है, सब एक हमारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके अंडर आते हैं सब, ठीक है। ऑल ऑफ अस फॉल अंडर दैट। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनली वी कांट कीप दीज टाइटल्स। तो ये हमारे 5 प्रोविजंस हैं। 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, 2 कॉन्सेप्ट्स, है ना, राइट, सॉरी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएस का कॉन्सेप्ट है। 15 में वो पब्लिक प्लेसेस के बारे में डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, 17 में अनटचेबिलिटी की बात करता है और 18 में वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। ये बिल्कुल आसान है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर जब हम जाएंगे तो नेक्स्ट आर्टिकल ना काफी बड़ा है ना, विच इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में ना 2 बहुत भारी भरकम आर्टिकल्स आते हैं, 19 और 21, और 20 और 22 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 19 और 21 बहुत बड़े हैं। जैसे आर्टिकल 19 पर्टिकुलरली बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप देश में कहीं भी जा सकते हो, देश में कहीं भी सेटल हो सकते हो, अपने एसोसिएशंस बना सकते हो, तो आपको हर चीज एक्सप्रेस करने का, देश में कुछ भी करने का, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट इलीगल, आपके पास पूरा राइट है ना। आज मैं क्लास में आपसे बात कर पा रहा हूं, मेरे को पूरा राइट है, इट इज माई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। एज लॉन्ग एज मैं आपको कुछ ऐसा इतना फैक्चुअली गलत नहीं बोल रहा कि भाई मैं दंगे फसाद ही करवा दूं, है ना, तो मेरे को पूरा राइट है ये करने का। सो यहां पर आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स की बात की गई है। पहले 7 हुआ करती थी, बट एक हटा दिया, राइट टू प्रॉपर्टी, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। बट अभी इसमें 6 फ्रीडम्स की बात की गई है। कौन सी फ्रीडम है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के आप इकट्ठे हो सकते हो कहीं भी। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, कि आपको, जैसे आपने देखा ना कई सारी ट्रेड यूनियन होती है, कई अलग अलग एसोसिएशंस होती है, ग्रुप्स होते हैं, वो बना सकते हो आप।
मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आज बताओ कि आप क्लैट देते हो, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप बैंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, जोधपुर जाते हो, आपको कोई भी रोक सकता है वहां जाने से? आप चाहे कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, नोबडी कैन स्टॉप यू। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ फंडामेंटल राइट दैट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। कोई हमें नहीं रोक सकता वो करने से, राइट? सेकेंडली, यू कैन रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मान लो यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्टेट, है ना, आप बिहार में गया से बिलोंग करते हो। अब कोई गया का इंसान चाहता है कि भाई मेरी जॉब तो दिल्ली में लग गई, तो मेरे को दिल्ली में सेटल होना है, तो उसको कोई मना कर सकता है सेटल होने से? कोई मना नहीं कर सकता। यू कैन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल। ओके, एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, एज लॉन्ग एज आप कुछ इलीगल काम नहीं कर रहे कि भाई आप ड्रग्स ही बेचने लग जाओ या नोट ही छापने लग जाओ, तो बात अलग है। आप देश में कोई भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन ले सकते हो। कुछ कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक डिग्री की जरूरत है, जैसे अगर आपको लॉ प्रैक्टिस करना है तो आपको लॉयर बनना है तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आपको डॉक्टर बनना है, उसकी अपनी प्रैक्टिस खोलनी है, तो आपके पास वो मेडिकल वाली डिग्री होनी चाहिए, वो पूरा आपको कोर्स करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजों में ऐसा है। बट मान लो कि आपको एक नॉर्मल दुकान खोलनी है ना, जिसमें आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, सेलिंग समथिंग, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फैक्ट्री खोलनी है, उन चीजों में कोई डिग्री नहीं चाहिए, तो वो आप कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट लीगली। लीगली करना है सब कुछ, कि आपने गवर्नमेंट से सारी परमिशन ले ली है जो जो भी रिक्वायर्ड है, आप कुछ ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो जो लोगों की हेल्थ के अगेंस्ट नहीं है, या फिर कुछ ऐसी इलीगल चीज नहीं प्रोड्यूस कर रहे। तो एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग लीगल स्टफ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हर सिटीजन को राइट है कि वो जो चाहे वो करे। आपने कभी भी सोचा है अपने आसपास कितनी दुकानें रोज खुलती हैं, राइट? कभी कभी बंद भी हो जाती है, लेकिन कोई सरकार की परमिशन थोड़ी लगती है उसके लिए कि भाई 50 परमिशन लगेगी मेरे को। आदमी दुकान खोल सकता है, अपनी दुकान आपने किराए पे ली, आपने दुकान खोल दी, नहीं चली वापस बंद कर दी, ठीक है, ये चलता है। दिस इज वेरी नॉर्मल, यू डोंट हैव टू टेक परमिशन। तो ये हमारी फ्रीडम्स है। क्या होता है कि हमारी लाइफ में ये फंडामेंटल राइट्स इतने ज्यादा इनग्रेन्ड है ना बचपन से, कि हमें लगता नहीं है कि ये चीजें कैसे हमारे से जा सकती है। आप कई और कंट्रीज में जाकर देखो, ये सारी चीजें क्लियरली मिलती नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री एट टाइम्स, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक वॉट एवर यू वांट। ये हर कंट्री में नहीं मिलता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, दैट वी गेट इट इन आवर कंट्री, राइट? तो ये 6 राइट्स हैं जो आर्टिकल 19 इसकी बात करता है। मैं आपको और थोड़ा प्रॉपर्ली समझाता हूं। सो आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले 7 हुआ करते थे। 1976 में 44th आर्टिकल के द्वारा एक राइट टू प्रॉपर्टी होता था, उसको हटा दिया गया है। सो दैट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, दैट इज नाउ मूव्ड टू आर्टिकल 300A। उसको आर्टिकल 300A में मूव कर दिया है, ठीक है? तो वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बट वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डिफरेंस ये होता है कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ही आते हैं। तो अगर आप 12 से 35 के बीच में आ रहे हो आर्टिकल में, तो ही आप फंडामेंटल राइट हो, उसके बाहर आ रहे हो तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो। ओके, तो यहां पर देखो, पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हर इंसान को देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये नोट कर लेना। ये सिर्फ सिटीजंस को अवेलेबल है, सारे के सारे 6 राइट्स, ठीक है? बाकी हर किसी को अलाउड नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अक्षय कुमार को आप देखो, है ना? अक्षय कुमार इज अ वेरी फेमस इंडियन एक्टर, बट आप उनको कभी भी कुछ भी ज्यादा बोलते हुए देखोगे सरकार के अगेंस्ट, कुछ भी कंट्रोवर्शियल। क्यों? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। अक्षय कुमार के पास कनाडा की सिटीजनशिप है, तो उनको ये वाला राइट नहीं दिया गया इंडिया में, राइट? दैट इज व्हाई ही इज वेरी चूजी विद हिज वर्ड्स। कभी भी आप उनके ट्वीट्स, इंस्टाग्राम के पोस्ट या कुछ भी देखना, ही इज वेरी चूजी अबाउट हिज वर्ड्स। ओके, तो लेकिन इसमें हर राइट में देयर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। भाई अब आपको बोलने को दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोल दोगे, है ना? आपको कुछ तो लिमिट रखनी पड़ेगी। आज मान लो कि मैं एक पॉलिटिशियन को पर्टिकुलरली नाम लेके उसके बारे में अनाप शनाप बोलने लग जाऊं लोगों को, तो ये तो डेफेमेशन हुआ, ये तो किसी की मानहानि हो गई, है ना? मैं सरकार के अगेंस्ट बिना बात के कुछ भी बोलने लग जाऊं, ये सेडिशन हो गया, है ना? कि मतलब मेरे बोलने के बाद मान लो दंगे फसाद हो गए, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अगर आप कोई डिफेमेशन कर रहे हो, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस कर रहे हो, कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हो कि भाई कोर्ट की बात नहीं मान रहे, आप उनके ऑर्डर को गाली दे रहे हो, कोर्ट के जजेस को, ठीक है? आप इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो, हमारे फ्रेंडली रिलेशंस को आप खराब कर सकते हो फॉरेन कंट्रीज से कुछ बोल के, राइट? तो ये सारी चीजें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। अगर आप इनमें फॉलो नहीं कर रहे हो तो यू हैव कंप्लीट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप जो चाहो देश में वो बात कर सकते हो, राइट? सो दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वन इज फ्रीडम टू असेंबल। असेंबल का मतलब है कि आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार किसी वजह से, है ना, पब्लिक ऑर्डर या फिर ऐसे वजह से कुछ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे आपने कोविड में देखा था, कोविड में गवर्नमेंट ने लगा दिया था कि भाई 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा यहाँ पे कहीं भी, क्योंकि कोविड फैल सकता है, बिकॉज इट वॉज अ पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन, कि भाई लोग मर जाएंगे ना बहुत सारे, ऑलरेडी देयर वर सो मेनी पीपल डाइंग देयर। तो इसीलिए पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन में सरकार फ्रीडम ऑफ असेंबली को कुछ तरह तक रोक सकती है, लेकिन जनरली बिना बात के नहीं।
बिना बात के आप देखते हो कितने सारे लोग नॉर्मली खड़े होते हैं एक जगह पे, है ना, नॉर्मली डिस्कशन कर रहे होते हैं, कई लोग इतने सारे लोग इकट्ठे होकर, अब देखो शादियों में देखते हैं हम, है ना, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन दैट वेडिंग, तो वो होता ही होता है। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली इज अ क्लियर फंडामेंटल राइट दैट इज गिवन टू ऑल द सिटीजंस इन इंडिया। नेक्स्ट कैटेगरी इज फ्रीडम टू फॉल एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव्स। ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आपने बहुत सारे वो देखे होंगे, एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस, कोऑपरेटिव्स होते हैं जहां पर आप ये बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अपना काम भी कर सकते हो जो लीगल होना चाहिए। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। एक्सेप्शन क्या है? पुलिस फोर्सेस को नहीं अलाउड है, ठीक है, एक पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है 1966 का, वो यूनियन नहीं बना सकते। पता चला पुलिस हड़ताल पे चली गई, पुलिस हड़ताल पे चली गई तो चोरी डकैती होनी शुरू हो जाएगी, राइट, तो इनको बाहर कर रखा है। कुछ कुछ और भी कैटेगरीज हैं, जैसे मान लो इंडिया में इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो लोग हैं, है ना, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में एम्प्लॉयड है, राइट, जो इंडिया के एक सेकेंड, जो इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, है ना, इन लोगों को भी रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। दीज पीपल आर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड कि ये लोग अपना एसोसिएशन या यूनियन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर इन्होंने यूनियन बना के हड़ताल कर दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, सब कुछ रुक जाएगा। तो इसलिए टेलीकम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल, दीज आर नॉट अलाउड टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन और एनी काइंड ऑफ अ ट्रेड यूनियन एंड सो ऑन। तो कुछ एक्सेप्शंस ड्रॉ आउट किए। इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वही है जो हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में पढ़े थे, ठीक है, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, डेफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो सारे, फ्रेंडली रिलेशंस विद द कंट्री। ऑल्सो यू कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, है ना, आप आराम से घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो पर्टिकुलरली कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए डेजिग्नेटेड है। जैसे आप कभी अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ना, अंडमान निकोबार में कुछ ऐसी ट्राइब्स रहती है जो कई हजारों साल से वही रह रही हैं, उनका कोई और ट्राइब किसी मतलब कोई भी आदमी कहीं और नहीं रहता, वो बस अपने एक फिक्स एरिया में रहते हैं, है ना, वो जंगल्स में वो एरियाज होते हैं और वो बाहर नहीं आते वहां से, लेकिन वो अपने एरिया में किसी को आने भी नहीं देते। तो सरकार ने उनको वहां प्रोटेक्शन दे रखा है कि ठीक है, आप वहीं रहो, आराम से अपना जो भी आपका डेली लाइफ है जियो, है ना, वी वोंट अलाउ एनीबडी टू कम, यू कुड से, टू योर प्लेस एंड यू कुड से मेक एनीथिंग डिफरेंट फॉर यू, और आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं क्रिएट करेगा यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर आप फ्रीली मूव कर सकते हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया की टेरिटरी में आराम से कहीं भी आ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो उन लोगों के लिए रोका जा सकता है। कभी कभी आप देखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी के लिए रोका जाता है, आप मान लो जम्मू कश्मीर गए बॉर्डर एरियाज में, तो वहां पर कहीं जाने के लिए आपको मना किया जाता है कि भाई यहाँ पर सिक्योरिटी इशूज है, यहाँ पर मत जाओ, अभी हमने यहाँ पर लोगों को रोक रखा है। तो वो सरकार कर सकती है, ऐसा नहीं कि भाई मैं तो भारत का नागरिक हूं तो मेरे को तो कहीं भी जाना अलाउ कर दो, अब मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है बॉर्डर पे जाने से, इतना नहीं, है ना, एक लिमिट है, आप पूरे देश में कहीं भी जा सकते हो, बट कभी सिक्योरिटी इशूज हो, कभी पब्लिक ऑर्डर का इशू हो तो रोका भी जा सकता है, राइट। तो ये थी फोर्थ काइंड ऑफ फ्रीडम। अब अगला है रेजिडेंस, सेम चीज है, राइट, और सेम इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है कि भाई इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। तो आप जहां चाहो देश में वहां अपना घर बना सकते हो, वहां आप रेंट पर रह सकते हो, जैसे भी आपको रहना रह सकते हो उस पर्टिकुलर जगह पर पूरे देश में। Nobody can stop you from doing that. You can belong to state A, you can stay in state B, C, D. Your call, no problem. Okay. फिर एक प्रोफेशन की बात आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई देश में कोई भी आदमी कोई भी ऑक्यूपेशन प्रोफेशन ले सकता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशन है जहां पर आपको टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होती है ना। जैसे आपको इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, है ना, डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल डिग्री चाहिए, लॉयर बनने के लिए लॉ की डिग्री चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए चीजों में, है ना, आप ऐसे ही नहीं कर सकते। आज देखो हम कई बार बोलते हैं कि न्यूज में देखते होंगे आप कि कुछ डॉक्टर्स पकड़े जाते हैं जो कि डॉक्टर होते ही नहीं है, वो ऐसी सर्जरी कर रहे हैं, पिछले 5 साल से अपना क्लिनिक खोल के बैठे हैं, है ना, कोई मर गया उनके क्लिनिक में तो पता चला कि अरे तो डॉक्टर था ही नहीं, तो उनको भी बहुत कड़ी सजा होती है, बिकॉज उनके पास ये था ही नहीं। दे कांट से कि भाई मैं तो इंडिया का नागरिक हूं तो मेरा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, उसके लिए आपको एक डिग्री चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजों में इंडिया में डिग्री की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो, है ना। यू कैन स्टार्ट, जैसे इफ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रॉपर शॉप और समथिंग लाइक दैट, वो आप कर सकते हो, एज लॉन्ग एज उसमें कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं सरकार की तरफ से, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन इज ऑल्सो मेड श्योर इन इंडिया। अब 20 बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, और ये इसमें ना 5 नंबर का एक क्वेश्चन भी आया हुआ है क्लैट में एक बार, तो ये बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से करना है। इसमें मेजर 3 पार्ट्स हैं। तो ये क्या करता है कि अगर आपको कन्विक्शन हुआ आपका, अगर आपको कभी भी कन्विक्शन का मतलब होता है सजा मिलना, तो आपके क्या क्या प्रोटेक्शन हो सकते हैं उस केस में, राइट। तो पहली चीज बात करता है रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, ठीक है, इसको एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट इज एक्स पोस्ट फैक्टो और ये रेट्रोस्पेक्टिव। मान लो इंडिया में चोरी के लिए कोई सजा नहीं है, मान लो, ठीक है, तो इंडिया में 2 दिसंबर को
एक चोरी हुई, किसी ने थेफ्ट किया और उसकी सजा 4 दिसंबर को गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके अपने क्रिमिनल लॉ में डाली, राइट। तो ये 2 तारीख को जो ऑफेंस हुआ है ना, सरकार इसके लिए आपको पनिश नहीं कर सकती। मतलब वो लॉ जब 4 तारीख को बना है तो वो 4 तारीख और उसके आगे की डेट्स पर ही एप्लीकेबल है। इट इज नॉट एप्लीकेबल बैक डेट से। बैक डेट से कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता क्रिमिनल लॉ में, है ना। जब वो क्राइम है ही नहीं तो वो कैसे एप्लीकेबल हो जाएगा? इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन इट इज नॉट अ क्राइम। सो देयरफॉर एक्स पोस्ट क्रिमिनल लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है that when you did a particular act and it was not an offense at the time of commission of that offense, you cannot be held liable for this just because a law came 2 days after or 2 years or 2 months after, whenever बाद में कोई लॉ आया तो उसके लिए ऐसा नहीं होता। लेकिन अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इस एग्जाम्पल को चेंज कर देता हूं कि 2 दिसंबर को थेफ्ट की जो सजा थी ना मैक्सिमम वो 5 साल की थी, ठीक है। थेफ्ट की मैक्सिमम सजा 5 साल की थी, लेकिन 4 तारीख को उसको कम करके 3 इयर्स कर दिया कि भाई थेफ्ट में मैक्सिमम सजा 3 साल की जाएगी, है ना। और आपको 2 तारीख को पकड़ा गया था और कोर्ट ने आपको, आपका कोर्ट में केस चल रहा था कि 2 दिन में तो कोई डिसीजन आता नहीं, आपका कोर्ट में केस चल रहा था। अब 5 साल की सजा 3 साल हो गई, तो ये आप पर एप्लीकेबल होगी, क्योंकि इसमें तो कोई नहीं बोलेगा ना कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, मेरे को तो 5 साल जेल में रहना था, ये तो कोई नहीं बोलेगा। तो यहां पर अगर सजा कोई कम हो जाती है ना उसी पर्टिकुलर ऑफेंस के आगे जाकर, तो वो आप पर एप्लीकेबल हो जाती है, दैट इज एप्लीकेबल ऑन यू। बट ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है कि भाई मान लो ये सजा को 5 के बढ़ा के 7 कर दिया होता तो कोर्ट आपको बोलता है नहीं 7 की मिलेगी, नहीं, फिर 5 की ही मिलेगी, राइट। अगर कोई बढ़ी हुई सजा मिल जाए या फिर कोई ऐसी सजा मिल जाए जो कमीशन के टाइम पे थी ही नहीं, वो एप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो अगर आपको कभी भी सजा मिलती है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ क्रिमिनल लेजिस्लेशन कैन नॉट हैव एन एक्स पोस्ट फैक्टो इफेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दिस डाउन, ठीक है। आप यू कैन नॉट बी गिवन पनिशमेंट ग्रेटर देन व्हाट वाज प्रिस्क्राइब्ड, लोअर यस, ग्रेटर कैन नॉट बी। आपको ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिल सकती है ना। कई बार हम लोग कोई इंडिया में ऑफेंसेस के लिए बोलते हैं कि भाई इसमें तो फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है, लॉ में दे रखा है कि उसमें मैक्सिमम सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो उससे ज्यादा दे ही नहीं सकता आपको कोई, है ना। कोर्ट के भी हैंड टाइड है इन केसेस में, ठीक है। तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। अब एक होता है डबल जेपार्डी। डबल जेपार्डी का मतलब है कि आपको एक ही ऑफेंस के लिए एक बार से ज्यादा कोर्ट कन्विक्ट नहीं कर सकता, राइट। तो डबल जेपार्डी का मतलब है अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। जैसे मान लो कि मैंने एक चोरी करी, 2 दिसंबर को मैंने एक चोरी करी, राइट। मेरे को एक पर्टिकुलर कोर्ट ने उस पर सजा दे दी, मैं सजा काट के बाहर आया, मेरे पे उसी आदमी ने फिर दूसरी कोर्ट में केस कर दिया, उसने मेरे को वापस सजा दे दी, लेकिन मैं सजा काट के आ चुका हूं ना, बार बार मेरे पर क्यों केस हो रहा है एक ही चीज के लिए? तो आप एक ऑफेंस के लिए 2 बार किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। अब इसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि सर मान लो एक चोरी 2 तारीख को करी फिर 4 तारीख को करी, तो ये सेम ऑफेंस नहीं है। चाहे वो चोरी सेम ऑफेंस है, लेकिन ये 2 अलग अलग वारदात है ना। दीज आर 2 डिफरेंट इंसिडेंट्स, सो देयरफॉर यू कैन बी कन्विक्टेड फॉर दीज 2 इंसिडेंट्स सेपरेटली। लेकिन अगर आपने एक ही बार 2 तारीख को करी तो उसके बाद आपको दो बार सजा नहीं होगी, एक ही बार सजा होगी, राइट। तो यू कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, दैट इज व्हाट इज डबल जेपार्डी मींस। फिर एक होता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना, और प्रोहिबिशन ऑफ, है ना, प्रोहिबिशन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इसका क्या मतलब है, व्हाट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन? आपको ना कोर्ट, पुलिस, कोई भी जबरदस्ती गवाही देने के लिए अपने अगेंस्ट, है ना, वो दे कांट यू कुड से फोर्स यू टू डू दैट। अब जैसे आप पुलिस के पास जाओगे, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो पुलिस आपको बोलती है कि भाई तू बता तूने वो ऑफेंस किया या नहीं किया, तो आप बोलते हो सर नहीं किया। अब आपको कई बार लगता है अरे मारेंगे अगर मैं बोलूंगा कि नहीं किया तो आप उनके सामने बोल सकते हो किया, ठीक है। यू कैन ऑलवेज से कि हाँ मैंने किया। फिर जब आप कोर्ट में जाते हो ना, तो कोर्ट में जाकर आप मना कर सकते हो कि मैंने नहीं किया, क्योंकि पुलिस के सामने दी गई गवाही कभी भी कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होती। कोर्ट में जाके आप जब मजिस्ट्रेट के सामने बोलोगे ना, सिर्फ वही गवाही एप्लीकेबल होती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहां पर आपको कोई भी जबरदस्ती बोल नहीं सकता कि भाई अपने अगेंस्ट ही विटनेस बन जाओ, या फिर कुछ ऐसे एविडेंस जबरदस्ती दो जो आपका अगेंस्ट जो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हो, वो कोई भी नहीं बोल सकता आपको, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लेकिन पुलिस के सामने दी गई गवाही कभी भी एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि पुलिस के पास कई तरीके होते हैं आपसे बात निकलवाने के, और कोर्ट को भी ये पता है। तो अल्टीमेटली आप पुलिस के सामने गवाही दे भी दोगे, तो आप अगर वहां पर जाकर मजिस्ट्रेट के सामने बोलते हो कि नहीं हमने तो दबाव में आके किया था, तो वहां पर आपकी गवाही वैलिड मानी जाएगी, पुलिस के सामने वाली नहीं मानी जाएगी, ओके। तो ये था आर्टिकल 20। अब आता है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, जो है आर्टिकल 21। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सबसे ज्यादा यूज फंडामेंटल राइट्स है ना, वो है आर्टिकल 14,
19 और 21, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 14, 19 और 21 को, 21 को आसान भाषा में बोलते हैं राइट टू लाइफ। ओके, अब राइट टू लाइफ क्या है समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा है ये। आर्टिकल 21 यहां पर बोलता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी बाय द स्टेट एक्सेप्ट द प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कि आपकी लाइफ और आपकी जो लिबर्टी है उसको कोई भी प्रोहिबिट नहीं कर सकता। और यहां पर देखो, नो पर्सन का क्या मतलब है कि ये सिटीजन्स और एलियंस, मतलब सिटीजन्स और आपके कुछ बाहर के देश के लोग जो इंडिया में है सब पर एप्लीकेबल है, सिर्फ सिटीजन्स पर एप्लीकेबल नहीं है ये, राइट। सिटीजन्स को तो सारे राइट्स ही मिलते हैं, उसके अलावा ये बाकी पर्सन्स पर भी एप्लीकेबल है। तो इसका सबसे बड़ा स्कोप है और उसको बहुत इंटरप्रिटेशन किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग कोर्ट्स ने कि राइट टू लाइफ के अंदर क्या क्या आ सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं है ना। एक कोर्ट के केस में बोला गया था कि इट डज नॉट मीन मियर एनिमलिस्टिक एग्जिस्टेंस, जानवरों की तरह जीना नहीं है। यू शुड गेट बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। एंड व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। ये बेसिक चीजें सबको मिलनी चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी इंटरप्रेट किया राइट टू लाइफ को, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा होता है कि अगर ये वाला आर्टिकल हमारे पास नहीं होता ना, तो बाकी सारे आर्टिकल्स या सारे फंडामेंटल राइट्स काफी हद तक मीनिंगलेस हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक डिग्निटी की जिंदगी ही नहीं है ना। तो इसीलिए वी आर अ डेमोक्रेटिक स्टेट, एवरीबडी हैज अ राइट टू अ पीसफुल, एक इज्जतदार जिंदगी जीने का पूरा राइट है आपको, है ना। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो जैसे खड़क सिंह केस हुआ था एक, है ना। यू डोंट हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द केसेस, जस्ट बेसिक मैं आपको समझाने के लिए लाया हूं यहाँ पे। इसने बोला था भी लाइफ इट इज नॉट मियर एनिमलिस्टिक एग्जिस्टेंस, आपको बेसिक नेसेसिटीज मिलनी चाहिए लाइफ की, है ना। बेसिक नेसेसिटीज आपको एक्सेस होना चाहिए लाइफ का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो सेकंड केस है ये उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ने राइट टू लाइफ की डेफिनेशन को बहुत ज्यादा एक्सपांड किया था। अब इसका क्या मतलब है एक्सपैंड करने का? इसमें राइट टू प्रिवेसी को डाला गया था, ऑल्दो बहुत ज्यादा राइट टू प्रिवेसी को बहुत बड़ा नहीं किया गया था, बट उन्होंने बताया था कि भाई एक बेसिक प्रिवेसी सबकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। राइट टू गो अब्रॉड, शेल्टर, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब आप ये नहीं कि किसी को अकेले बंद कर दो, अगर आप किसी को भी सजा मिली है तो वो जेल में सबके साथ बंद रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि अकेले किसी आदमी को बंद कर दो, उसको टॉर्चर ही कर दो आप, राइट। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और भी एक पूरी लिस्ट है, ठीक है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ राइट्स कि आप किसी को हैंडकफ नहीं कर सकते जबरदस्ती, मतलब किसी को हथकड़ी नहीं पहना सकते, ठीक है। कस्टोडियल डेथ, कई बार ऐसा देखा गया कि पुलिस ने इतना ज्यादा किसी का एट्रोसिटीज की कि लोग कस्टडी में मर गए, तो वो सब चीजें बहुत राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। कि पब्लिक हैंगिंग किसी की नहीं होती इंडिया में, है ना, कि लोगों के सामने फांसी लगा दी, बिल्कुल किसी के साथ नहीं होता। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये राइट टू लाइफ के अंडर आती है। इसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं किया गया था, बट उन्होंने बताया कि ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ थिंग्स विल फॉल अंडर राइट टू लाइफ। अब जैसे कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे केस पुट्टस्वामी 2017 में एक बहुत बड़ा इंडिया का केस है, जो राइट टू प्रिवेसी में पूरी एक तरह से एक बाइबल है इंडिया के लिए। अगर कभी भी इंडिया में राइट टू प्रिवेसी की बात चलती है, सबसे पहले केस पुट्टस्वामी केस की बात होती है। उन्होंने भी कहा था कि राइट टू लाइफ के अंडर आता है। एक ये था साबू मैथ्यू जॉर्ज। साबू मैथ्यू जॉर्ज ने एक बहुत अलग बात बोली, जो आप खुद भी सोच सकते हो कि आर्टिकल 21 जब बना था तब नहीं बोली जा सकती थी। क्यों? क्योंकि इसने बोला राइट टू एक्सेस द इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। अब 1950 में कौन सा इंटरनेट था, राइट। तो इसमें बोला गया कि भाई ये भी आपका फंडामेंटल राइट है कि हर इंसान के पास इंटरनेट का एक्सेस हो। आज के जमाने में बिना इंटरनेट की क्या जिंदगी? आप सोचो, आपके लिए 24 घंटे आपको पता चलेगा अब इंटरनेट नहीं चलेगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा 24 घंटे निकालने कैसे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल ये है कि मेरे पास राइट टू लिव है ना, आई कैन लिव अ डिग्निफाइड लाइफ इन दिस कंट्री एज पर आर्टिकल 21, बट द क्वेश्चन इज कैन आई चूज टू नॉट लिव? कैन आई डाई ऑन माई ओन विल? अलग अलग तरह से किसी और को बोल के खुद को मरवा दूं, सुसाइड कर लूं, कैन आई डू दैट? द क्वेश्चन इज इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। कोर्ट के पास कई बार आया कि राइट टू लाइफ शुड ऑल्सो इंक्लूड राइट नॉट टू लिव, लेकिन कोर्ट ने काफी सारे अक्षरों में काफी सारे पॉइंट्स पर यही बोला कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू लिव, ठीक है। इंडिया में ज्ञान कौर करके केस आया था, उसमें ऐसा हुआ, बट इसको एकदम ज्ञान कौर को थोड़ा सा डाइल्यूट किया गया बाद में। ऐसा हर सर्कमस्टांसेस में नहीं होता। जैसे मैं आपको ये अरुणा शॉनबर्ग का थोड़ा सा बताता हूं कि इनमें क्या हुआ था। तो मुंबई का एक हॉस्पिटल है केईएम हॉस्पिटल, उस केईएम हॉस्पिटल की नर्स हुआ करती थी अरुणा शॉनबर्ग। 1973 में वहीं के एक कंपाउंडर ने अरुणा शॉनबर्ग को एक रूम में बंद करा और उनके साथ में उनको सोडोमाइज किया और उनको रेप किया। और रेप करते समय जब उनको अरुणा शॉनबर्ग को कंट्रोल करना था तो वहां पर उसको एक चेन मिली।
तो उसने उस चेन से अरुणा शानभोग को बांध दिया गले से। अब क्योंकि वो जो एक्टिविटी थी उसके दौरान अरुणा शानभोग काफी इधर उधर हुई थी, तो उनके गले की एक पर्टिकुलर नस थी जो कि एकदम ही खत्म हो गई, उनका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दिया। तो 1973 से लेके दिस लेडी डाइड इन 2013 या 2015 ऐसा कुछ। सो फॉर मोर देन 40 इयर्स दिस लेडी वॉज इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब है कोमा में थी वो। अब आप सोचो, एक देश जहां पर वैसे ही हॉस्पिटल्स के बेड्स की इतनी कमी है ना, वैसे ही लोगों को ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, इज इट यू कुड से नेसेसरी टू कीप समबडी? और अरुणा शानभोग का पक्का था, डॉक्टर्स ने बहुत ही क्लियरली बोला था कि इनके रिवाइवल की कोई चांस ही नहीं है ना, शी विल नॉट कम बैक टू लाइफ, बिकॉज उनके साथ जो हुआ है, शी विल नॉट डाई इतने आसानी से, बट शी विल नॉट कम बैक टू लाइफ। उस टाइम पर वो 20-22-25 साल की हुआ करती थी। अब उनके साथ में जो नर्सेस थी, उन्होंने उनका 40 साल तक ध्यान रखा। आप किसी का 40 साल तक आप ध्यान रखोगे तो उस इंसान से आपका प्यार बढ़ ही जाएगा। तो वो नर्सेस अपने 60s में आ गई थी और वो उनको छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो बोलती कि अरुणा शानभोग को मारा नहीं जाएगा किसी भी तरह से। तो ये बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट में केस आया था कि भाई अरुणा शानभोग को क्या मारा जा सकता है? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वंस शी डाइड, मतलब उनकी फिर किसी इंफेक्शन की वजह से अपने आप डेथ हो गई 2013 या 15 के आसपास। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया जहां पर एक एनजीओ ने यह सवाल उठाया, विच इज कॉल्ड द कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है 5 जजेस या उससे ज्यादा। तो यहां पर 5 जजेस बैठे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट नॉट टू लिव, लेकिन कुछ कुछ केसेस में हम ऐसा एक्सेप्शन बना सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है। अब क्या होता है पैसिव यूथेनेशिया, अभी हम समझेंगे। लिविंग विल बनाया जा सकता है। क्या होता है लिविंग विल, ये भी अभी समझेंगे। ठीक है, ये चीजें हम अभी आगे जाकर समझ में आएंगे। तो उन्होंने बोला कि देखो, राइट टू डाई और राइट नॉट टू लिव कोई फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते, फिर तो आदमी सुसाइड करने लग जाएगा, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके नुआंसेस क्या है। राइट टू लिव तो समझ में आ गया, बट राइट नॉट टू लिव के क्या नुआंसेस हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज अ लिविंग विल। अब लिविंग विल क्या होता है? विल का मतलब होता है वसीयत, है ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपनी प्रॉपर्टी पर लिख कर जाते हैं कि भाई एक प्रॉपर्ली स्टैम्प पेपर पर एक लॉयर के सामने कि मेरा कौन सा चीज किसको मिलेगी, है ना, मेरे बेटे को इतना, मेरी बेटी को इतना, मेरी वाइफ को इतना, मेरे माँ बाप को इतना, जो भी उनको ऐसा मिलेगा। लेकिन लिविंग विल का क्या मतलब है कि आप अपने जिंदा होते हुए आप एक विल एग्जीक्यूट कर रहे हो कि अगर इन केस मेरी लाइफ में कभी ऐसी स्थिति हो जाए जहां पर मैं अपना कंसेंट ना दे पाऊं कि मुझे मारो या मुझे जीवित रखो, राइट, तो उस केस में क्या करना है। तो हो सकता है कि आप बोलो कि यार मेरे को ऐसे सफरिंग में मत छोड़ना, मेरे को मार ही देना। अब कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार क्या पता बाद में भी जी जाए, कुछ ऐसा मेडिकल साइंस में आ जाए कि हम ठीक हो जाए, है ना, ऐसी स्टेट में। तो वो बोलते हैं कि देखो हमें कुछ भी हो जाए, जब तक हम प्रॉपरली नहीं मरे हमें नहीं मारोगे आप। कुछ भी हो सकता है, अपनी आदमी की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, राइट। सो लिविंग विल और एडवांस डायरेक्टिव हैज बीन अंडरस्टूड टू बी अ डॉक्यूमेंट which is a competent adult signifies a desire that if there comes a situation that there is no reasonable expectation of his recovery from his physical or mental disability, कोई चांस ही नहीं है कि आप वापस बाहर आओगे उस कोमा से, तो फिर आपका क्या किया जाए? केप्ट, यू शुड बी केप्ट अलाइव और शुड बी अलाउड टू डाई। ये वो आदमी अपनी वसीयत में लिख के जा सकता है, जिसको लिविंग विल बोलते हैं। ठीक है, कोर्ट ने अलाउ किया कि अपना लिविंग विल बनाओ, आप बताओ कि आपको क्या करना है। जैसे आप कभी अगर लाइसेंस बनवाने जाओगे तो लाइसेंस में भी है ना, आपसे वो लाइसेंस में एक चीज पूछते हैं कि अभी आप ऑर्गन डोनर बनना चाहते हो क्या, कि कभी मान लो अनफॉर्चुनेटली आपके किसी सड़क हादसे में मौत हो जाती है तो आपका ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आईज के जो मतलब जो मेन पार्ट जो होता है ना, वो डोनेट होता है, आपके लिम्स डोनेट हो जाते हैं, तो वो डोनेट कर दो। आपके डेथ के बाद तो क्या करोगे आप इसका? कई लोग इसको गलत मानते हैं, कई लोग इसको सही मानते हैं। जो सही मानते हैं ना, उनके ऑर्गन डोनर का एक हार्ट बना हुआ आता है। आप कभी किसी का लाइसेंस देखना जिसने इस बात के लिए अग्री किया हो, उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर एक साइड में हार्ट बना हुआ होता है और लिखा होता है दिस पर्सन इज एन ऑर्गन डोनर, राइट, क्योंकि वो एक्शन जल्दी लेना पड़ता है, राइट। तो वो भी एक तरह से आपका एक कंसेंट लेते हैं आपका लाइसेंस बनाते वक्त। ऐसा नहीं कि मेरे को तो नहीं करना लेकिन वो कराएंगे, जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। तो यहां पर भी एक तरह से उनका एक कंसेंट है। अब यूथेनेशिया क्या है? यूथेनेशिया का आसान मतलब है मर्सी किलिंग। आपको अगर कोई मारे, नॉर्मली तो उसको होमिसाइड बोलते हैं, लेकिन यूथेनेशिया इज मर्सी किलिंग। किसी को बचाने के लिए, मतलब किसी को सफरिंग से बाहर निकालने के लिए आप उसको मार रहे हो, दैट इज कॉल्ड मर्सी किलिंग। कि यार एक इंसान इतना ज्यादा सफर कर रहा है, वो कोमा में है, वो बाहर नहीं आ पाएगा और कितना दर्द में होगा वो बता भी नहीं पा रहा है, तो उसको मार दें,
उसको यूथेनेशिया बोलते हैं। अब यूथेनेशिया कई तरीके के होते हैं। एक होता है नॉन वॉलंटरी यूथेनेशिया। अब नॉन वॉलंटरी का क्या मतलब होता है कि यहां पर इंडिविजुअल टू बी यूथेनाइज्ड इज अनेबल टू मेक अ डिसीजन। एक आदमी उस स्टेट में चला गया जहां पर वो डिसीजन लेने लायक ही नहीं है ना, कि वो कर ही नहीं सकता, तो उसके रिलेटिव्स, उसके बच्चे डिसीजन लेंगे उसकी तरफ से। कई बार ऐसा होता है कि वो आदमी डिसीजन लेने लायक है बट उसको इस तरह से मान लो कुछ ऐसे ड्रग्स दे दिए हैं या फिर उसको ऐसी स्टेट में ले आया गया है कि वो डिसीजन ले नहीं पा रहा है। कई बार लोग करते हैं प्रॉपर्टी के लिए और अलग अलग झगड़े होते हैं घर में, है ना, लोग कई बार करते हैं। तो कोर्ट का ये मानना है कि भाई यूथेनेशिया को तो गलत भी यूज किया जा सकता है ना। व्हाट इफ समबडी यूजेस इट अगेंस्ट समबडी। ओके, तो यहां पर इनवॉलंटरी यूथेनेशिया का मतलब होता है कि आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट वो आदमी प्रोवाइड कर सकता है बट वो नहीं करता बिकॉज या तो उनको मरना नहीं है या फिर उनसे पूछा ही नहीं गया। तो नॉन वॉलेंट्री का मतलब है कि वो आदमी अपना कंसेंट नहीं दे सकता तो उसके रिलेटिव्स देते हैं। यहां पर वो अपना कंसेंट दे सकता है बट उससे पूछा ही नहीं गया, या फिर उसको मरना नहीं है लेकिन उनके रिलेटिव उसको मारना है, चाहे कोई भी रीजन हो, प्रॉपर्टी वॉपर्टी कुछ भी। तो ये यूथेनेशिया का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो इसलिए जब इंडिया ने पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया ना, तो पैसिव यूथेनेशिया का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि यार ये आदमी अब जी तो पाएगा नहीं, इसका लिविंग विल भी ये कहता है कि मेरे को मार देना अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आपको एक इंजेक्शन लगा दिया जाए, ऐसा इंजेक्शन जिसमें कुछ ऐसे जो कुछ से ड्रग्स वगैरह हो कि आप मर जाओगे, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्टिव यूथेनेशिया। कि बाहर से आपकी बॉडी में कुछ ऐसा डाला जाए कि आपकी डेथ हो जाए। एक होता है पैसिव यूथेनेशिया, अगर आदमी कोई कोमा में है तो वो लाइफ सपोर्ट पे होगा, है ना, वेंटिलेटर पे होगा, इस पे होगा, उस पे होगा, इस वजह से वो जी रहा है, तो उसका लाइफ सपोर्ट हटा देते हैं, उसमें कुछ ऊपर से एक्स्ट्रा नहीं करते, कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, लेकिन जिस वजह से वो अभी तक जीवित है उसको हटा देते हैं। तो एक्टिव और पैसिव में ये डिफरेंस है, राइट। तो यहां पर आप कुछ एक्स्ट्रा ऊपर से कर रहे हो, यहां पर आप जिस पर सपोर्ट हो रहे हो अभी तक आपका वो हटा दिया जाएगा। तो इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया अलाउ किया है बट उस पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। पहले आपको हाईकोर्ट में एक पिटीशन करनी पड़ती है आपके स्टेट के कि भाई हाईकोर्ट, फिर आपको हाईकोर्ट अपनी सिचुएशन एक डॉक्टर की टीम अपॉइंट करता है, वो 2 डॉक्टर कम से कम 30-30 साल एक्सपीरियंस होता है उनको, वो जाकर देखते हैं कि भाई सच में यूथेनेशिया या फैमिली वाले ऐसे ही मारना चाहते हैं, सच में सिचुएशन खराब है। फिर जब डॉक्टर अग्री करते हैं तो हाईकोर्ट ऑर्डर इशू करता है, तो इनको पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है, वरना तो कोई भी किसी को बहुत आसानी से मार देगा, है ना। इंडिया में तो कितने पेरेंट्स और बच्चों के बीच में झगड़े हैं प्रॉपर्टी को लेके, अलग अलग चीजों को लेके, तो उसको गलत यूज किया जा सकता है। इसलिए इंडिया में सेफ गार्ड्स के साथ में कॉमन कॉज जो केस था उसने 2015 में डिसाइड किया कि पैसिव यूथेनेशिया कैन बी गिवन इन इंडिया, जहां पर आप लाइफ सपोर्ट हटा दो, दैट इज अलाउड। ओके, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक हमारे पास आईपीसी में, पिनल कोड में पहले एक सेक्शन 309 हुआ करता था। सेक्शन 309 पता है क्या बोलता है? देखो, इंडिया में सुसाइड अगर आपने किया एंड यू डाई तो आप गए। अगर आपने सुसाइड किया और किसी तरह से सुसाइड का अटेम्प्ट फेल हो गया, जिसको अटेम्प्ट टू सुसाइड बोलते हैं, आपने कोशिश की बट वो फेल हो गया, तो 309 में दे रखा था कि आप 2 साल तक जेल में जाओगे उसके बाद में। अब सवाल ये है कि यार जो इंसान सुसाइड कर रहा है वो एक्चुअली मेंटली बहुत परेशान है ना। कोई नॉर्मल आदमी थोड़ी जबरदस्ती सुसाइड करता है, वो मेंटली काफी परेशान है वो इंसान, और उस इंसान का सुसाइड अटेम्प्ट सही नहीं रहा तो आप उसको जेल में डाल दोगे, वो और मेंटली परेशान हो जाएगा इस बात से, राइट। तो इसीलिए इसके बाद में 2017 में एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था, उसने कहा कि भाई इसको डीक्रिमिनलाइज करो, ये बिल्कुल गलत है ना, दिस इज वेरी रॉन्ग। तो इसीलिए सुसाइड और यूथेनेशिया सेम नहीं है। सुसाइड में आप खुद को मार रहे हो खुद की मर्जी से, है ना, चाहे मतलब यू आर नॉट इन अ वेजिटेटिव स्टेट, लेकिन यूथेनेशिया में ऐसा है कि भाई आप मतलब आपका अब कुछ नहीं हो सकता, है ना, आप मेडिकली ट्रीट ही नहीं हो सकते, अब इट्स ओवर, यू विल स्टे एज इट इज, राइट। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने इसको डीक्रिमिनलाइज किया कि अटेम्प्ट टू सुसाइड पर कोई सजा नहीं होगी, इनफैक्ट उनको काउंसलिंग देनी चाहिए, है ना, उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी में कुछ भी इतना बड़ा नहीं है कि आपको अपनी जिंदगी लेनी पड़े उसके लिए, राइट। जियोगे तो हो सकता है आगे जाकर बहुत अच्छा कर लोगे, राइट। तो ये जनरल एक एडवाइस भी है, लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता कि अपनी लाइफ ही लेनी पड़ जाए उसके लिए, राइट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लगता है कि मेरे लिए सब खत्म हो गया है, उसी चीज को 6 महीने 1 साल बाद सोचो ना तो आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज खुल के आती है। तो हमेशा ये दिमाग में रखना और कभी भी ऐसा ख्याल अपने मन में मत लाना, राइट। अब एक होता है राइट टू बी फॉरगॉटन। अब इसका क्या मतलब है ना, ये अलग अलग राइट्स आए हैं आजकल मार्केट में। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब है कि यार कई बार ऐसा होता है कि आजकल बहुत सोशल मीडिया और इधर उधर गूगल वगैरह पे चीजें रहती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो लोगों को शेयर नहीं करनी होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक आदमी था यूएस से इंडिया आया था 2012 में। उस इंसान को इंडिया में जब वो आया, वो इंडिया में उस पर एक एनडीपीएस का केस हो गया। एनडीपीएस मतलब वो नारकोटिक्स वाला केस हो गया उस पर।
अब जब वो नारकोटिक्स वाला केस हुआ उस पर तो इंडिया में 1 आध साल चला, लेकिन कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, कोर्ट ने उसको छोड़ दिया कि भाई कोई एविडेंस नहीं मिला, तो वो 2014 में वापस चला गया यूएस। अब यूएस में जाकर उसको लगा, उसको कई बार पता चला कि उसके कई सारे जॉब एप्लीकेशंस यूएस में इसलिए रिजेक्ट हो गए क्योंकि जब उसका बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि भाई इसका तो इंडिया में एक ड्रग्स के लिए केस हुआ था, और उस केस का जो ऑर्डर है, चाहे उसको फ्री कर रहे हैं वो ऑर्डर से, लेकिन वो ऑर्डर सीधा सीधा दिया हुआ है कई अलग अलग वेबसाइट पर जो लोग देख सकते हैं, तो उन कंपनीज ने भी देख लिया। तो एज ए रिजल्ट इस आदमी ने बोला कि भाई आई हैव अ राइट टू बी फॉरगॉटन, ये सारी चीजें जो काम की ही नहीं है उसको डिलीट करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के पास कोई लॉ नहीं है इसमें, लेकिन यूरोप में इस पर अच्छी लॉ बनी हुई है। हमारा जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया 2022 का, हाल ही में 2023 में वो हुआ है, उसने इसको हटा दिया है, क्योंकि पुराना एक 2019 का भी बिल आया था उसमें वो था, लेकिन जब नया लॉ आया है तो राइट टू बी फॉरगॉटन नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने काफी गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट किया था कि इस पर कुछ लॉ बना सकते हो, गवर्नमेंट ने ही कहा था बना सकते हो सकता है अलग तरह से लाएं, बट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में तो वो नहीं है, क्योंकि दिस इज माय पर्सनल डेटा ना, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू नो अबाउट इट। एज लॉन्ग एज कोई लैंडमार्क केस है या फिर कोई कॉन्विक्ट किया गया है तो बात अलग है कि अभी भी वो रेलेवेंट है, उस इंसान को छोड़ दिया गया था, सो दैट पर्सन हैज अ राइट टू बी फॉरगॉटन, है ना, दे हैव अ सिविल राइट टू हैव देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरनेट, राइट, तो दिस इज राइट टू बी फॉरगॉटन। बस इतना सा बेसिक सा यही है। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे व्हिच इज आर्टिकल 22। बहुत आसान है, ठीक है, इसमें भी 3 बातें कही गई है मेनली। ये आपने जो 20 पढ़ा था ना, तो वो आपको कन्विक्शन के केस में आपके क्या क्या राइट्स है वो बताता है। ये आपको बताता है कि अगर आपको कोई अरेस्ट कर ले या डिटेन कर ले पुलिस वाला या कोई भी अथॉरिटी, तो आपके क्या क्या राइट्स हैं, कि अगर आप कभी अरेस्ट हो जाओ किसी वजह से, आपने कुछ किया नहीं किया वो बात की बात है, अरेस्ट हो गए तो आपका क्या राइट है, ये बताता है आपको। ठीक है, तो ये सिटीजन्स पर भी एप्लीकेबल है, नॉन सिटीजन्स पर भी एप्लीकेबल है, सब पर एप्लीकेबल है, राइट। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब आपको अरेस्ट किया गया, ठीक है। अरेस्ट किया ऐसे नहीं कि आपको कोई उठाकर लेके गुंडे, तो नहीं, कोई पब्लिक अथॉरिटी ने आपको अरेस्ट किया। ओके, अब पहला इसका आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ये बात करता है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है। आपको मान लो पकड़ के लेगा, आपको पता ही नहीं क्यों अरेस्ट किया आपको, पुलिस को आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं। ऑल्सो आपको एडवोकेट से कंसल्ट करने का राइट डिनाई नहीं किया जा सकता। यू हैव, आप बोलते ना, हम लोग कई बार मूवी में देखते हैं कि भाई आई वांट टू कॉल माय एडवोकेट, मैं अपने वकील को बुलाना चाहता हूं, वो यही राइट है। आर्टिकल 22(1) उसकी बात करते हैं कि कभी भी आपको पकड़ा जाए, यू हैव द राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट ऑफ योर चॉइस। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। ये नहीं कि पुलिस 5 दिन तक आपसे पूछताछ करती जा रही है, आपको कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं करा। तो कई बार ऐसा होता है, मान लो एक राजस्थान का आदमी छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया, तो उसको ट्रैवल करने में और 24 घंटे लग जाएंगे, तो वो बात अलग है, ट्रैवल का टाइम इसमें अलग रहता है। लेकिन अरेस्ट के जनरली 24 आवर्स बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ अ मजिस्ट्रेट, आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करना इज अ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22। ओके, थर्ड राइट है, आपको अरेस्ट नहीं किया हुआ, जिसको भी अरेस्ट किया है ना, कैन बी केप्ट इन कस्टडी फॉर मोर देन द पीरियड डिटरमिन्ड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हम लोग जनरली न्यूज में देखते हैं कि भाई इस इंसान को 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर भेजा गया, 7 दिन की पुलिस कस्टडी पर भेजा गया। 7 दिन की अगर कस्टडी है ना, आपको 8वें दिन नहीं रख सकता फिर कोई। आपको 8वें दिन वो तभी रख सकता है जब आपने कोर्ट, जब पुलिस अथॉरिटीज ने कोर्ट में पिटीशन डाली है कि अभी हमें और पूछताछ करनी है, हमें 4 दिन और चाहिए, और कोर्ट ने माना, मजिस्ट्रेट ने माना कि ठीक है उसको आप और रख सकते हो, तो ही वो हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दिस पीरियड डिटरमिन्ड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उतना ही पीरियड के लिए आपको रखेंगे। ये 3 बहुत मेजर राइट्स है जो आपको आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है। राइट, तो ये 3 राइट्स हमेशा ध्यान रखना, कभी भी बाय चांस कभी अरेस्ट हो जाए, आगे जाकर रहना कुछ खुराबादी दिमाग में आए, तो ये आपके 3 राइट्स है। ठीक है, पुलिस आपको बोलेगी कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऐसे किताबों में लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो आदमी लॉ पढ़ रहा है वो आधा लॉयर है, उसको ये राइट पता होने चाहिए। आर्टिकल 20 और 22 बिल्कुल पता होने चाहिए आपको। राइट, पुलिस के सामने दी हुई गवाही कभी भी वैलिड नहीं होती, आर्टिकल 20 में दे रखा है। नाउ 2 टाइप के डिटेंशन होते हैं इंडिया में। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का क्या मतलब है कि भाई कोर्ट ने सजा दे दी, कोर्ट ने कस्टडी दे दी, कि भाई एक ट्रायल हुआ आपका, ट्रायल का मतलब है कि कोर्ट में वो पूरा केस वेस चला और उसके बाद में आपको डिटेन करने के ऑर्डर्स आ गए कि इनको पकड़ लो, या फिर एक बार कस्टडी में ले जाओ, या फिर फाइनली कॉन्विक्ट कर दिया आपको, तो आप प्यूनिटिव डिटेंशन में जाते हो। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है किसी ऑफेंस को रोकने के लिए। आज मान लो कि पुलिस को एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई आपकी सिटी में टेररिस्ट अटैक हो सकता है और वो 4 टेररिस्ट इस घर में बैठे हैं, ठीक है, वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो पुलिस क्या करेगी कि पहले वेट करेगी कि भाई पहले कर ले अटैक, फिर वहीं जाके पकड़ लेंगे? नहीं ना, पुलिस पहले ही पकड़ेगी उनको, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन।
तो कई बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की ऐसी ऐसी चीजें आती है कि भाई पुलिस को पता चलता है कि ये आदमी पर्टिकुलर ऑफेंस कर सकता है, तो उस ऑफेंस को रोकने के लिए उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाता है। इसको कई बार गलत भी माना जाता है क्योंकि लोग कहते हैं कि पुलिस इसको मिसयूज भी करती है एट टाइम्स, लेकिन ये कई बार आप कह सकते हो जरूरी भी है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि ऐसे बड़े बड़े क्राइम्स, बड़े बड़े टेररिस्ट टाइप की एक्टिविटीज को रोकने के लिए बिना यू कुड से कोर्ट की परमिशन के कई बार आपको पकड़ना पड़ता है, बिना कुछ किए आपको पकड़ना पड़ता है कई बार। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो प्रिवेंट एन इंडिविजुअल फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम, दिस मींस दैट पर्सन कैन बी डिटेन्ड ऑन ग्राउंड ऑफ सस्पिशन आल्सो। शक के बिना पर आपको पकड़ा जा सकता है अंडर आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट। सो दैट इज अबाउट दिस सेशन, आई होप इट वाज यूजफुल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है ना, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, एंड इट्स गोइंग टू यू कुड से सफिशिएंटली हेल्प यू विद द प्रिपरेशन। अगली क्लास से हम लोग और फंडामेंटल राइट्स करेंगे जो हमारे पास बचे, है ना। तो कीप वॉचिंग दिस, इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। उसके अलावा आप जनरली हमारी वेबसाइट पर जाकर या यूट्यूब पर काफी सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो, दैट यू कैन डेफिनेटली गो। और वेबसाइट इज 12minutestoclass.com, और यूट्यूब पर तो आप वीडियो देख ही रहे हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग रियली हार्ड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो आर्टिकल 14 से लेके 22 तक है ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑलवेज कीप एन आई फॉर दीज काइंड ऑफ टॉपिक, दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज इट, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड।